और आपका कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 131 बताया जा रहा था 131 और आपका अनुच्छेद 131 से भी क्वेश्चन मेंस में भी आ चुके हैं कि उच्चतम न्यायालय के ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बारे में बताइए और इसके अपवादों की चर्चा करिए। अपवाद का मतलब ये हुआ कि कौन से ऐसे विवाद है जो उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या प्रारंभिक या मूल अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आते। टेक्निकल क्वेश्चन भी बनता है और तमाम अनुच्छेद को लेख किया गया। देखिए आपका संविधान के तहत कुछ ऐसे विवादों का उल्लेख है जो विवाद आपका उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आते। इसका मतलब ये हुआ कि उन विवादों को ये मान्यता है कि न्यायालय से बाहर ही निपटा लिया जाए और उच्चतम न्यायालय उन विवादों के लिए न जाया जाए। पहला मैं विवाद बताया था आपका राजनीतिक विवाद यानी कि पॉलिटिकल विवाद कहाँ निपटा लेने चाहिए, न्यायालय के बाहर ही निपटा लेना चाहिए। इसके बाद हम बताए थे कि अगर प्राइवेट व्यक्तियों के बीच विवाद है वह भी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जाएगा, भले हाई कोर्ट लोअर कोर्ट जाए। तीसरा मैं बताया था कि अगर एक तरफ संघ या राज्य है यानी कि यूनियन या स्टेट है और दूसरी तरफ राज्य है और राज्य या संघ के साथ कहीं भी कौन दिख जाए प्राइवेट व्यक्ति तो वह विवाद भी 131 के तहत ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं आएगा। ये मैं बताया था हाई कोर्ट में जाए लोअर कोर्ट में, लेकिन आपका डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। तब आपका कुछ अन्य प्रावधान संविधान में दिए गए हैं जहाँ की आपका सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल जुरिडिक्शन के तहत वो नहीं आएंगे और यही आपका अनुच्छेद बताना था। पहला अनुच्छेद आपका है 280, याद रखिए, यानी कि आपका वित्त आयोग को सौंपे गए कार्य, यानी कि वित्त आयोग अगर कोई निर्देश या कोई निर्णय लेता है या वित्त आयोग जो कार्य सौंपे गए हैं उस बारे में वित्त आयोग अगर कोई निर्देश देता है तो या आपका कुछ फैसला करता है तो उस फैसले के विरुद्ध आपका किसी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया नहीं जा सकता, यहाँ तक कि आपका सुप्रीम कोर्ट में भी जाया नहीं जा सकता। इसके बाद अनुच्छेद आपका 262 भी महत्वपूर्ण है। अंतरराज्य यानी कि जो इंटर स्टेट नदी का विवाद है, पानी का विवाद है, जल का विवाद है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपको जानना है कि कई बार आपने देखा कि तमाम विवाद कर्नाटक और आपका तमिलनाडु में तमाम विवाद हुए जल को लेकर। तो देखिए आपका अगर जल के बंटवारे इत्यादि को लेकर विवाद है तो इस विवाद को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में नहीं लाया जा सकता। इस विवाद के लिए उपाय बने हैं। उपाय ये है कि ट्रिब्यूनल बनाया जाए, यानी कि सरकार क्या बनाए, आपका अधिकरण बनाए, ट्रिब्यूनल बनाए। वह ट्रिब्यूनल यह डिसाइड करेगा कि किस राज्य को कितना पानी दिया। हाँ, अब ये आपका ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी जा सकती है, यानी कि ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दिया उस फैसले को चुनौती आपका दी गई थी। कर्नाटक और तमिलनाडु में बहुत समय तक विवाद चला और उस फैसले को चुनौती दी जा सकती है और उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। अब ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती किस अनुच्छेद के तहत दी जाएगी वो अभी बताया जाएगा इस अनुच्छेद के बाद, लेकिन एक अनुच्छेद याद रखिएगा 136, कहीं भी प्रावधान न हो तो कौन सा, अभी हम बताएंगे उसको। अगला आपका आ गया 290, धारा 290 के तहत
संघ और राज्यों के बीच खर्चों का समायोजन, यानी कि संघ और राज्यों के बीच जो कास्ट या खर्चों का बंटवारा किया जाता है, ये विवाद भी न्यायिक हस्तक्षेप से बाहर है। यानी कि इसके लिए भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया नहीं जा सकता। देखिए तमाम योजनाएं चल रही है, मैं बता दूं, अब उतना नहीं बताना है, शॉर्टकट में इसको करना है। तमाम केंद्र की राज्य की योजनाएं चल रही है, जहाँ की केंद्र कुछ % पैसा दे रहा है और कुछ % राज्य दे रहे हैं। अब केंद्र कितना दे, राज्य कितना दे, इस बारे में अगर विवाद उत्पन्न हो गया तो क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट निपटारा करेगा विवाद का? नहीं, ये विवाद न्यायालय से कहाँ निपटारा किए जाएंगे। इस प्रकार कौन से मामले प्रारंभिक अधिकारिता के तहत नहीं आते, ये हमने 131 को जरूर याद रखिएगा और कल कोऑर्डिनेट करके बताया गया प्रोविजो जरूर याद रखिए। फिर 143 पढ़ाते समय प्रोविजो का उल्लेख किया जाएगा। अब आइए 131 के बाद जो आपको पढ़ना है, अब फिर एक चार्ट बनाइए, तब आपका भाई पढ़ाया जाए। देखिए इधर से जो क्वेश्चन बनते हैं आपका, देखिए आपका अब अनुच्छेद को आपको कैसे तोड़ना है। अनुच्छेद 132 को अलग करना है, अनुच्छेद 135 को, फिर आपका अनुच्छेद 134 को, 134 को, फिर आपका अनुच्छेद 134 ए को करना है और अनुच्छेद 136 को। यानी कि उच्चतम न्यायालय में अपील। अब हम देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय में अपील का प्रावधान। देखिए आपका पहले आप अनुच्छेदों पर गौर करिए, क्योंकि आपका अनुच्छेद ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से भले संविधान में क्वेश्चन न बने, सीआरपीसी में भी जाकर क्वेश्चन बनता है, सीपीसी में भी बनता है। तो जब भी इन अनुच्छेदों को पढ़िए, आपका जो अपील सीआरपीसी में है वह भी देखना पड़ेगा और जो अपील का प्रावधान सीपीसी में है वह भी देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आप एक लाइन सब अनुच्छेदों के बारे में जानिए। अनुच्छेद भाई आप चाहिए करते एक साथ इतने अनुच्छेद यानी कि आपको याद होने चाहिए। उसके बाद आपका सीपीसी से कब आपका कोरिलेट होगा, सीआरपीसी से कौन सी धारा होगी, ये हमारा कर्तव्य है बताना। देखिए आपका उच्चतम न्यायालय में अपील, यानी कि चूंकि उच्चतम न्यायालय देश का सबसे एपेक्स कोर्ट है, बड़ा कोर्ट है, चाहे सिविल हो, चाहे राजस्व हो, चाहे क्रिमिनल हो, कोई भी न्यायालय पूछे कि भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन है, ये छत्तीसगढ़ एमपीओ में आ चुका है कि भारत का सबसे बड़ा क्रिमिनल कोर्ट कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे बड़ा सिविल न्यायालय कौन है, सुप्रीम कोर्ट। और सबसे बड़ा अपील न्यायालय भी पूछ दे तो कौन है, सुप्रीम कोर्ट। और संविधान का सबसे बड़ा इंटरप्रिटेशन करता अर्थात संविधान का सबसे बड़ा निर्वचन करता कौन है, व्याख्या करता कौन है, तो कौन है, सुप्रीम कोर्ट। ये सब एक ही है। देखिए आपका स्वतंत्रता यानी कि हमारा संविधान लागू होने के पूर्व, या हम कह सकते हैं 1949 के पूर्व का, ये सही रहेगा, जो भारत के न्यायालय फैसला देते थे उसमें सर्वोच्च अपीलीय अदालत इंग्लैंड में बैठी और उस अदालत को या उस अदालत तो नहीं थी, वह एडवाइजरी बोर्ड थी और उस एडवाइजरी बोर्ड को एडवाइजरी काउंसिल थी और उस एडवाइजरी काउंसिल को प्रीवी काउंसिल या पीसी शॉर्टकट में क्या कहा जाता था, लेकिन प्रीवी काउंसिल की अधिकारिता इंग्लैंड की संसद ने ही समाप्त कर दी और वर्तमान समय में
हमारा उच्चतम न्यायालय सबसे बड़ा अपीली न्यायालय। ये कम से कम याद रखें। अब उच्चतम अपील का मतलब होता है शिकायत करना, अर्थात निचले न्यायालय ने या प्राधिकारी ने जो फैसला, निर्णय, दंड दिया है, ये दंड सही नहीं है, फैसला सही नहीं है, अतः उच्चतम न्यायालय में ये शिकायत की जाती है। इस फैसले में संशोधन करे उच्चतम न्यायालय या इस फैसले को सेट असाइड या उलट। अपील का शाब्दिक अर्थ हुआ शिकायत करना, यानी कि न्यायाधीश की शिकायत नहीं, आपका जो निर्णय, डिक्री, आदेश इत्यादि पारित हुआ है, इसकी हम क्या करते हैं, शिकायत। ये शिकायत इसमें उच्चतम न्यायालय क्या करे, सुधार। ऐसी दशा में जो अपील का प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है वह इन अनुच्छेदों में समाहित है। ये अनुच्छेद एब्सोल्यूट नहीं है और अन्य कानूनों में भी अपील का प्रावधान मिलता है। तो पहले क्या करके अनुच्छेद निपटा दिया जाए, उसके बाद डिटेल में चला जाए, कम से कम अनुच्छेद को याद हो। जिन मामलों में संविधान के निर्वचन का प्रश्न हो, अर्थात संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो, यानी कि जो मामले उच्च न्यायालय ने निर्णय दिए हैं और उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद आप उच्चतम न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर ये दिखा देते हैं इस मामले में कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन का प्रश्न क्या है, वेटेड, तो संवैधानिक मामले में अपील या संविधान के निर्वचन के मामले में अपील हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में होगी। इस अनुच्छेद में 100, ये याद रखिए, पहला कोर्ट। हाई कोर्ट ने अगर कोई सिविल मामलों में निर्णय दिया है तब अपील किस सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, किस अनुच्छेद के तहत, तो 100 आपका क्या जवाब रहेगा, 43। याद रखिए, धारा कम से कम, अनुच्छेद कम से कम याद रखिए। सिविल मामलों में अपील किस आर्टिकल के तहत, 133। क्रिमिनल मामलों या आपराधिक मामलों में अपील किस अनुच्छेद के तहत, 134। अपील के लिए प्रमाण पत्र किसमें, 134A। कौन प्रमाण पत्र देता है, उच्च न्यायालय। अब यही आपको दिमाग स्थित करते समझना है। एक 132, 133 और 134 में जो सुप्रीम कोर्ट में अपील हो रही है, ये उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री, आदेश, दंडादेश के खिलाफ हो रही है। अब ये संभव है कि कोई उच्च न्यायालय में या अन्य प्राधिकारी या कोई ट्रिब्यूनल कोई आदेश पारित किया हो, दंड दिया हो और कहीं कोई अपील का प्रावधान न हो। तो अगर कहीं कोई अपील का प्रावधान किसी कानून में न हो तो आप एसएपी दायर करते हैं। एसएपी का मतलब स्पेशल लीव पिटीशन, विशेष अनुमति याचिका। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कोर्ट ने भारत के, चाहे लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी ट्रिब्यूनल ने, चाहे संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग या किसी भी प्राधिकारी, डीएम, एडीएम, राज्यपाल, इससे मतलब नहीं। अगर कोई फैसला सुनाया हो तो बस एक लाइन में याद रखिए, उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए इजाजत मांगी जाती है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय में अपील की जाती है कि अपील की इजाजत मांगी जाती है। अपील नहीं, अपील के लिए क्या, इजाजत भी मांगा जाता है। यदि उच्चतम न्यायालय इजाजत दे देता है तो आपकी अपील क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई, और नहीं देता तो आपकी अपील एक्सेप्ट नहीं। आइए
यानी कि फिर एक बार याद रखिए, चाहे हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, लोअर कोर्ट ने दिया, किसी प्राधिकारी ने फैसला सुनाया, या आपका किसी अथॉरिटी ने, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग हो गया, और आपका एसएलपी दायर की जा सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। एक रोक टोक है, बिहार जी में पूछा भी गया था, सेना न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, अगर मिलिट्री कोर्ट ने निर्णय दिया है तभी एसएलपी दायर नहीं होगी, अन्यथा किसी भी अधिकारी प्राधिकारी कोर्ट, चाहे भले डीजे का कोर्ट हो, यहाँ के भी निर्णय को हम चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। बस सुप्रीम कोर्ट को एक लाइन में दिखाइए कि अगर हजूर आपने ऐसे निर्णय आदेश दंडादेश में संशोधन नहीं किया तो न्याय की हत्या हो जाएगी, यानी कि हत्या न करेगा। अन्याय को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय अपील की इजाजत दे सकता है। अब तमाम क्वेश्चन 136 पर बनते हैं। केस भी बना है यूपी में कि इस केस में कहा गया कि अनुच्छेद 136 न्याय, साम्य और शुद्ध अंतःकरण पर आधारित है, यानी कि इक्विटी, गुड कंसेंस और जस्टिस पर आधारित है। साम्य का सिद्धांत कहाँ दिया गया है, या सुप्रीम कोर्ट का इनहेरेंट पावर कहाँ है, तो 136 में इनहेरेंट पावर ही है। अंतर्निहित शक्ति या समाहित शक्ति या निहित शक्ति, सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे दे तो अपील हो जाए, डिटेल में चलेगा। अब जब भी आपका चूंकि संविधान के निर्वचन का मामला है, यानी कि इंटरप्रिटेशन किसका करना है, कॉन्स्टिट्यूशन का ही, तब तो 132 और सिविल मामलों में अपील 135 और क्रिमिनल में 134। अब इसको डिटेल में देखिए आपको कोरिलेट कहाँ करना है। जब आप 133 पढ़ेंगे, यही कोरिलेट कर दिया गया भाई, कब आपने और पढ़ाया डिटेल में आगे। जब आप सिविल मामलों में अपील पढ़ेंगे तो ऐसी दशा में सीपीसी में भी आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या सीपीसी यानी कि द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में क्या कोई प्रावधान है जहाँ की आप हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध, आदेश के विरुद्ध, डिक्री के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं? तो कम से कम वह धारा याद रखनी पड़ेगी, 109 से लेकर कहाँ तक 112, और प्रोसीजर आपका किस आर्डर में बताया गया है, तो आर्डर 45, यानी कि सीपीसी में कहाँ पढ़ना पड़ेगा, 109 से लेकर कहाँ तक सेक्शन सीपीसी का 112, और सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रोसीजर सीपीसी के किस आर्डर में, तो आर्डर 40। अब क्रिमिनल मामलों में यही आपका अलग से क्वेश्चन बनता है, मेंस में भी, सीआरपीसी में, इसको थोड़ा अच्छे से बताएंगे। जहाँ तक क्रिमिनल मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात है, थोड़ा सतर्क रहना है। क्रिमिनल मामलों में सुप्रीम कोर्ट के अपील, हाँ एक बार सिविल मामला देखा जाए, सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय ने अपील के बारे में अनुच्छेद 133 पूर्ण प्रावधान नहीं करता। क्यों? क्योंकि अन्य कानूनों में भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहाँ की हम सिविल मामला है तो कहाँ हाई कोर्ट के बाद अपील कर सकते हैं, सुप्रीम। और सबसे अच्छा आप उदाहरण बताइएगा सीपीसी, तो सीपीसी की धारा में 109 से 112 और प्रोसीजर की आर्डर में 40। क्रिमिनल मामलों में ही थोड़ा समस्या है। आपराधिक मामलों में जो अपील का प्रावधान हमारा संविधान करता है उच्चतम न्यायालय में, वह अनुच्छेद 134 में दिया गया। क्रिमिनल मामलों में अपील से संबंधित मामलों में यह आर्टिकल भी एब्सोल्यूट नहीं। अन्य कानूनों में भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहाँ की
हाई कोर्ट के दंडादेश या निर्णय के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और वही प्रावधान पूछे जाते हैं। आपका इसके लिए और 2 कानून हम बताएंगे। सीआरपीसी की कौन सी धाराएं हैं और संसद ने एक उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए अलग कानून बनाया है। तो 3 दृष्टियों से देखना याद रखिए। क्रिमिनल मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील कब होगी? जब भी मेंस में लिखिए, प्री में पढ़िए, 3 दृष्टि से पढ़िएगा। एक संविधान का आर्टिकल 134, दूसरा सीआरपीसी हम बताएंगे, उसमें भी प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट में अपील, और तीसरा संसद ने एक अलग कानून बनाकर कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रावधान किया है। 3 एंगल से पढ़ना। लेकिन आइए पहले शुरू किया जाए भाई आपका 132 पेरेंट से निपटा दिया जाए, कम चांस रहता है 132 से क्वेश्चन बनने का। फिर भी भाई हमारा कर्तव्य है कि 2-3 लाइन इसको कम से कम बता दिया जाए। देखिए भाई 132 देखिए, अनुच्छेद 132 का पेरेंटली आपको बताना है। कुछ ज्यादा क्वेश्चन बनता है। बस एक लाइन कि संविधान का निर्वचन का प्रश्न है तो अपील किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में होगी? बस एक लाइन बताइएगा। आर्टिकल 133 में इसके अलावा कोई क्वेश्चन आज तक बना नहीं, लेकिन एक बार बता दिया। देखिए कुछ मामलों में 132 चल रहा है, कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। देखिए भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल, तांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134A के अधीन ये प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई साधारण प्रश्न अंतर्वलित है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत के राज्य क्षेत्र से कह सकते हैं कि किसी भी उच्च न्यायालय ने चाहे किसी सिविल मामले में निर्णय दिया, क्रिमिनल में निर्णय दिया या अन्य मामलों में निर्णय दिया, मतलब सिविल, क्रिमिनल या अन्य, और उच्च न्यायालय 134A के तहत अनुच्छेद बताया जाएगा, अगर ये प्रमाणित कर देता है कि इस मामले में जो हमने निर्णय दिया है, देखिए हम इस तक रहना है, निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश, साइंस में इसी पर क्वेश्चन बना है 132 के तहत किसकी अपील नहीं होगी, अंडरलाइन करिए। निर्णय, डिक्री, अंतरिम आदेश, अंतिम आदेश, यानी कि इंटरिम ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर, तो बताइए तो किसकी अपील नहीं होगी 132 में? हाँ, इंटरिम नहीं दिया है, ये सतर्क रहिए। यही आपका पकड़ना पॉइंट, देख रहे हैं वो तो सभी लोग जानते हैं। यही पॉइंट पकड़ना है कि अनुच्छेद 132 के तहत किसकी अपील नहीं होगी। फिर एक बार हम बता रहे हैं, अंतरिम आदेश की अपील नहीं हो सकती। हाँ, तो अंतरिम आदेश के लिए क्या उपाय है? तो आपका 136 है, करिए, उसमें कहाँ रोक है? क्या अंतरिम हो, उसमें रोक नहीं है, लेकिन 132 के तहत नहीं। अब उसमें जाने पर दिखाना पड़ेगा कि हजूर अपील स्वीकार करिए, नहीं तो घोर अन्याय हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करे तो स्वीकार करे, लेकिन यहाँ तो भाई ऐसा कोई है नहीं मामला कि आप दिखाइए, यही अंतर है। तो फिर याद रखिए, अंतरिम आदेश की अपील 132 के तहत नहीं होगी। तो पूछ सकता है कि क्या उपाय है? तो आप 136 तो सबके लिए खुला कर आए, कोई भी सुप्रीम कोर्ट कहाँ रोक रहा है। और 99% अपील जो जाती है वह तो आपका 136 के तहत ही जाती है। ये सब अनुच्छेद कहाँ जल्दी अप्लाई होते हैं? 1000 मामले में एक मामला आ गया, नहीं तो जल्दी आता नहीं। देखिए आगे, अगर उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि जो ये मामला है इसमें संविधान के निर्वचन
यानी कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के बारे में विद का यानी कि ला का कोई सब्सटेंसिव क्वेश्चन यानी कि सारवान प्रश्न इनहेरेंट है, समाहित है, अंतर्वलित है। अंतर्वलित मतलब क्या? समाहित, यानी कि कुल मिलाकर ये का अब यही आपका एक लाइन समझना है। दो बातें और समझनी है। संविधान के इंटरप्रिटेशन आपका टीजीटी में भी टीटी में पूछा गया था और कई केस के लड़के यही नहीं पकड़ पाए निर्वाचन क्या होता है। तो निर्वाचन का मतलब इंटरप्रिटेशन, व्याख्या करना। याद रखिएगा, आप लोग तो याद रखिए। और आपका तुरंत यही क्वेश्चन आया था, अब कई लोग गलत कर जा रहे। संविधान की व्याख्या का प्रश्न है तो ऐसी दशा में उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकेगी। अगर संविधान की व्याख्या का प्रश्न है तो तुरंत आपका आर्टिकल 145 भी दिमाग में रहना चाहिए। अनुच्छेद 145 बताता है कि दो दशाओं में सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 5 जजों की बेंच या पीठ बनेगी। दो दशाएं याद रखिए। जब भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट से मांगता है 143, और दूसरा जब संविधान के क्या हो निर्वाचन का प्रश्न। फिर याद रखिए, दो दशाओं में कम से कम सुप्रीम कोर्ट के 5 जज मिलकर सुनवाई करेंगे। 5 जजों की कम से कम पीठ होगी। ये पूछ सकता है और केस में भी आ चुका है। कौन दो मामले हैं? पहला मामला जब भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत क्या मांगता है सुप्रीम कोर्ट से? सलाह। और दूसरा जब संविधान के किसका प्रश्न हो? व्याख्या, इंटरप्रिटेशन या निर्वाचन। तो संविधान की व्याख्या एक जज नहीं, कम से कम कितने जज मिलकर। और 132 बताती है कि अगर संविधान की व्याख्या का प्रश्न है और उसमें विधि का सारवान प्रश्न, तथ्य का नहीं, ये भी सतर्क रहना है। कई शब्दों पर किसका? विधि का कैसा प्रश्न? सारवान। अब इस पर आई विधि का यानी कि ला का सब्सटेंसिव क्वेश्चन किसे कहा जाए? एक बार याद रखिए, विधि का सारवान प्रश्न किसे कहा जाएगा? ये क्वेश्चन आपका बनता है, तो अच्छे से इसको समझिए। विधि का सारवान प्रश्न का मतलब कि ऐसा प्रश्न जिस पर विवाद विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित है या उच्च न्यायालयों द्वारा फैसला दिया गया, और उच्च न्यायालयों ने जो फैसला दिया है उस फैसले में उच्च न्यायालयों के मत में भिन्नता, यानी उच्च न्यायालयों के मत में क्या है? निर्णय में भिन्नता। आइए पुराना बताया केस को आपका पढ़ाई जाए। आइए संविदा नियम का एक हम उदाहरण बताते हैं भाई, तब आपका अपील करवाते हैं। जैसे कि माइनर या अवयस्क द्वारा जो एग्रीमेंट किया जाएगा उसका नेचर क्या होगा? अर्थात अवयस्क द्वारा किया गया करार क्या होगा? तो ऐसी दशा में मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के निर्णय के पहले कुछ उच्च न्यायालय कहते थे कि अवयस्क द्वारा किया गया करार शून्य होगा, वाइड होगा, और कुछ उच्च न्यायालय वाइडेबल यानी कि शून्यकरण ये कहते थे। तो तमाम उच्च न्यायालयों में क्या हो गया? निर्णयों में डिस्प्यूट। अतः इस बिल के प्रश्न पर प्रीवी काउंसिल ने फैसला दिया और वही फैसला आज तक क्या है? कि माइनर या अवयस्क या अप्राप्त वय द्वारा किया गया करार न तो वाइड होता है न वाइडेबल, अर्थात न तो शून्य होता है न शून्यकरणीय, बल्कि वाइड एक इनिशियो होता है। आरंभतः या प्रारंभतः या शुरू से ही क्या होता है? वाइड एब इनिशियो। याद रखिएगा, अभी भी HOLLM में पिछली बार पूछा गया, एक क्वेश्चन आया था, सेम मॉडल आ गया HOLLM में भी। शून्यकरण क्या आरंभतः, जिस क्षण वह एग्रीमेंट किया उसी क्षण वह एग्रीमेंट कोई मतलब नहीं, वह क्या हो गया?
ये पूछा गया था और ये में भी आ सकता है, बिहार में भी चांस है। अगला देखा जाए भाई, आपका कम से कम जेआरएफ को बता दिया जाए। आपका देखिए अगला पार्ट देखिए, क्लास 2 निश्चित है। तीसरा देखिए, जहां ऐसा प्रमाण पत्र दे दिया गया है वहां उस मामले में कोई पक्षकार इस आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेगा कि पूर्वोक्त किसी प्रश्न का निश्चय हाई कोर्ट ने गलत किया है। इसमें भी नहीं आपको पढ़ाना है, इस प्रकार स्पष्टीकरण पढ़ना नहीं है। अब आइए आपका 133 से यानी कि आपका क्वेश्चन बनता है और एक क्वेश्चन आपका थोड़ा जूरिस्प्रूडेंशियल बेस सहित याद करना है। 133 देखिए भाई, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो 133 को कोरिलेट कर लिया जाए। देखिए हाँ, 132 से फिर याद रखिए कौन सी धारा जुड़ी, मैंने आपको प्रमाण पत्र के लिए बताया गया कौन सा अनुच्छेद 134 के। तो 134 से किसके लिए है, कभी का लिए पूछ लिया जाता है टेक्निकल क्वेश्चन। तो 134 है, याद रखिएगा। 132 के लिए, 133 के लिए और 134, 136 के लिए ना मार दीजिएगा, ये नहीं कि भी गलत हो जाए। प्रमाण पत्र किन अनुच्छेदों में अपील के लिए दिया जाता है, 132 अभी बताएंगे, और 135 और तीसरा कौन है 134। 136 ना मार दीजिए, वहाँ प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। पूछ सकता है बिहार में भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आजकल बन रहे खतरनाक, और जो लोग नए होंगे और हल्का सा दिमाग अगर इधर उधर किए तो ये क्वेश्चन निश्चित गलत करके आ जाए। 133 पहले देखिए, उस पहले सीपीसी निपटा दिया जाता है। सिविल मामलों में जहाँ तक अपील का प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 133 एब्सोल्यूट प्रावधान नहीं करता, पूर्ण प्रावधान नहीं करता। अन्य कानूनों में भी कुछ ऐसे प्रावधान है जहाँ की सिविल मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है, और अन्य कानून में कम से कम एक बताइएगा, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी कि सीपीसी 1908, सीपीसी की धारा 1908 का सेक्शन 109 से लेकर 112 तक में सुप्रीम कोर्ट में अपील के बारे में आपका साथ प्रावधान किया गया है, जबकि उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील के बारे में प्रोसीजर या प्रक्रिया सीपीसी के आदेश आपका 45 में की। बस इतना ही जानना है। सेक्शन कहाँ से कहाँ तक, 109 से लेकर 112, और कैसे अपील की जाए, ये प्रोसीजर कहाँ दिया गया है शुद्ध रूप से, तो आपका सीपीसी के किस आर्डर में 45। हमारा संविधान का अनुच्छेद 133 में सिविल मामलों में अपील के बारे में प्रावधान करता है। क्या प्रावधान है और कौन सा क्वेश्चन बनता है वो आपको देखना है। देखिए बेटा, शब्दों पर गौर करिए। एक क्वेश्चन टेक्निकल बनता है, जैसे 132 में हमने बताया। देखिए भाई, ये देखिए फिर एक बार दिमाग में बैठाइए, 132, 133 और 134 में जो अपील सुप्रीम कोर्ट में जा रही है वह हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री या आदेश से होगा, अन्य न्यायालय से नहीं। ये दिमाग में बैठा है, क्योंकि जब 136 पढ़ाया जाएगा तो वहाँ ये सब काम करेगा और इंटरव्यू में भी काम करेगा। तो ये दिमाग में बैठाए एक बार, हाई कोर्ट से ये अपील जा रहे हैं, यानी कि हाई कोर्ट द्वारा डिसीजन दिए जाने के बाद। देखिए 133 भाई, उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकार। देखिए सब पहला खंड है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की, यानी कि दूसरे न्यायालय नहीं, केवल किसके, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की सिविल कार्यवाही में, क्रिमिनल नहीं बल्कि किसकी,
सिविल कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश। फिर वही समस्या है, हाई कोर्ट ने या तो कोई निर्णय दिया हो या डिक्री पारित किया हो, लेकिन आदेश में फिर वही समस्या है, आपका आदेश में कौन सा आदेश दिया हो, अंतरिम की अंतिम, यानी कि इंटरिम की फाइनल। इंटरिम में नहीं, इंटरिम के लिए एक प्रावधान हमेशा याद रखें। फिर मैं बता रहा हूँ कौन सा अनुच्छेद बना है, 136 जाकर इजाजत लेकर क्या करिए अपील, लेकिन 137 के तहत आप नहीं जा सकते। अगला देखिए, अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134A के अधीन प्रमाणित कर देता है, यानी कि ये सर्टिफिकेट दे देता है। अब क्या सर्टिफिकेट दे देता है ये देखिए, उस मामले में विधि का व्यापक महत्व का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वली, यानी कि शब्द पकड़े रहिएगा, ला का यानी कि विधि के व्यापक महत्व, बहुत व्यापक महत्व का कोई सब्सटेंसिव क्वेश्चन समाहित है और उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय क्या है, यानी कि उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिया जाना आवश्यक। यानी कि सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है यदि उच्च न्यायालय एक प्रमाण पत्र दे। प्रमाण पत्र में क्या लिखे कि हजूर इसमें विधि के व्यापक महत्व का सारवान प्रश्न समाहित है, और दूसरा लिख दे कि इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा यानी कि आपके द्वारा दिया जाना क्या है, आवश्यक है। अगर ये प्रमाण पत्र कौन दे दे, हाई कोर्ट, तब आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। और प्रमाण पत्र नहीं देता तब हाई कोर्ट तक ही रहिए, सुप्रीम कोर्ट का मुंह 137 के तहत नहीं देख पाएंगे। लेकिन एक उपाय है हमेशा, कौन सा, 136 वहाँ जाइए, और यहाँ सेट ना करिए तो कहाँ सेट करिए, 136 तो सबके लिए दरवाजा खुला, कोई रोक टोक तो है। जैसे यहाँ भाई जहाँ से भी लड़का कोचिंग से पढ़कर आता है, हम पूछते हैं कि कहाँ से आए हैं, सबके लिए दरवाजा खुला है। लेकिन अन्य जगहों पर ऐसा नहीं है, यानी कि जिस प्रकार अनुच्छेद 136 न्याय साम्य अंतःकरण पर आधारित है, वहाँ यहाँ भी वही हाल है। और बिहार बात तो भाई बैठाने के लाले पड़ जाएंगे, खुद आदमी परेशान है कि कहाँ बैठा है, इतने फोन और इंक्वायरी आ रही है। ये सही बात है, बस बिहार से तारीख को निपट जाए और सुबह एक बैच लगाना पड़ेगा, एक बैच से नहीं कवर होगा, तो आपका सुबह भी एक बैच किसी तरह मेहनत करके पढ़ाना ही पड़ेगा। कोई उपाय हमारे पास ही नहीं, कहाँ बैठा जाए भाई, सब बरसाती में करते हुए क्या करेंगे, आसन ग्रहण कर लेंगे। देखिए आपका इसको आपको समझना है कि सिविल मामलों में थोड़ा समझिए, विधि के व्यापक महत्व का सारवान प्रश्न कब माना जाएगा। तो एक लाइन याद रखिए, हाई कोर्ट की राय में ऐसा क्वेश्चन है जिस पर अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे तो केवल पक्षकार ही उससे प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि तमाम मुकदमे न्यायालयों में चल रहे हैं, वही बहुत मुकदमों का क्या हो जाएगा, साथ। यानी कि केवल पक्षकार ही इफेक्टेड नहीं होंगे, उसका प्रभाव क्या होगा, दूरगामी होगा। इसी को विधि के व्यापक महत्व का क्या कहते हैं, सारवान। अब वो वकील साहब का काम है भाई निकालना ढूंढना, अब भाई आपका कंपटीशन में वो काम नहीं है, तो इसलिए यहाँ से आगे बढ़ा जाए। अब वकील साहब से पूरा अपना ढूंढेंगे कौन है कौन नहीं, बनाएंगे, वो उनका काम है। अगला देखिए क्लास 2, अनुच्छेद 132 में किसी बात के होते हुए भी उच्चतम न्यायालय में खंड 1 के अधीन अपील करने वाला कोई पक्षकार ऐसी अपील के आधारों में यह आधार भी बता सकेगा
कि इस संविधान के निर्वचन के बारे में वित्त के किसी सारवान प्रश्न का विनिश्चय गलत किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप सिविल मामलों में अपील कर रहे हैं तो उसमें ये लाइन लिख सकते हैं, भले अनुच्छेद 135 में कुछ भी कहा गया हो, जो वित्त के किसी सारवान प्रश्न का विनिश्चय हाई कोर्ट ने क्या किया है उसमें ऐड कर सकते हैं। तीसरा देखिए, इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में तब तक नहीं होगी जब तक संसद वित्त द्वारा अन्यथा उपबंध न करे। यही पूछा जाता है, यही आपका पूछा जाता है, अंडरलाइन कर लीजिए। तो इसको तीसरा खंड भाई लिखिए और अच्छे से, इसको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। आपका अनुच्छेद 133 का कौन सा उप अनुच्छेद बता रहे हैं? सब आर्टिकल 3। उच्च न्यायालय ने निर्णय, आदेश या निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश पारित किया। ध्यान समझिए, मामला सिविल है कि क्रिमिनल है? सिविल। क्रिमिनल ना मान लीजिएगा। किसी सिविल मामलों में उच्च न्यायालय, समझिए इसको बहुत ध्यान से, प्रूडेंशियल बेस भी बताना है। सिविल मामलों में उच्च न्यायालय ने कोई जजमेंट, डिक्री या फाइनल ऑर्डर दिया और ये देने वाला जो न्यायाधीश है वह एकल पीठ है, यानी कि कितने न्यायाधीशों की पीठ ने दिया है? तो जब तक संसद कानून बनाकर एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के बारे में आपका कानून बनाकर और अपील का प्रावधान न कर दे, तब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं होगी। अर्थात सीधे जानिए, तब हम बता रहे हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, यानी अच्छे से तैयार रखिए, गलत होता है। अगर कोई सिविल मामला है, सिविल मामलों में एक न्यायाधीश की बेंच ने, यानी कि सिंगल बेंच ने कोई निर्णय दिया हाई कोर्ट की, या डिक्री दिया या अंतिम आदेश दिया, तो सामान्यतः उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में 135 के तहत नहीं होगी। 136 को अलग रखिएगा, 133 के तहत नहीं होगी जब तक कि संसद ला बनाकर अपील के लिए अपील का प्रावधान न कर दे। यानी कि संसद सक्षम है कि कानून बनाकर इस मामले में भी क्या कर दे। अब यही क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था कि ये नियम क्यों रखा गया संविधान में, तो ये नियम का कारण जरूर लिख लीजिएगा। देखिए आपका ये नियम क्या भाई बताएंगे, थोड़ा सतर्क रहना है। एक लाइन में इसको अलग से लिखवाऊंगा। ये नियम इसलिए बनाया गया कि लगभग प्रत्येक उच्च न्यायालयों में यह नियमों द्वारा व्यवस्था की गई है कि उच्च न्यायालय के सिंगल जज के फैसले के विरुद्ध उसी उच्च न्यायालय के डबल बेंच में अपील की जा सकती है। फिर एक बात समझिए, हाई कोर्ट ने जो रूल बनाया है उस रूल के अनुसार, या जो हाई कोर्ट की स्थापना के लिए कानून बनता है उस कानून के अनुसार ज्यादातर उच्च न्यायालयों में ये प्रावधान है कि अगर क्रिमिनल मामलों में सिंगल बेंच ने, सिविल मामलों में सिंगल बेंच ने फैसला दिया है तो उस फैसले की अपील उसी हाई कोर्ट में कहाँ की जा सकती है? डबल बेंच में, यानी कि 2 जजों की बेंच। ये आपका हाई कोर्टों में नियम। ऐसी दशा में इसलिए संविधान के अनुच्छेद 133 द्वारा ये रोक लगाई गई। इसको बताएंगे और आप भाई न समझ में आए तो बताइए, फिर बताया जाए। आपका पूछा गया इंटरव्यू में, बताइए फिर से बताएं। देखिए भाई एक बार थोड़ा है, देखिए अगर कोई सिविल मामला है,
और हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने, सिंगल बेंच माने कि जिसमें कितना जज था, एक न्यायाधीश ने कोई निर्णय दिया, डिक्री पारित किया है या अंतिम आदेश दिया। ऐसी दशा में याद रखिए उस की अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक कि संसद विधि बनाकर अपील का प्रावधान न करे। तो संसद सक्षम में अपील का क्या कर सकती है? प्रावधान। लेकिन सतर्क रहना, ऐसा नियम क्यों बनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट में अपील न हो? ऐसा नियम इसलिए बनाया गया कि तमाम उच्च न्यायालयों में व्यवस्था की गई है कि सिंगल बेंच से अपील हम उसी उच्च न्यायालय में किस बेंच में कर सकते हैं, डबल। इसलिए इस पर क्या लगाया गया है, यही बताइएगा। आगे देखिए अनुच्छेद 134, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। आर्टिकल 134 को पढ़ते समय 3 एंगल से पढ़िएगा। पहला संविधान, दूसरा कौन सा? CRPC, और तीसरा आपका एक और कानून बना, वो भी हम बताएंगे। देखिए आर्टिकल 134 देखिए भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, मेंस में भी बनता है। आपका कभी काल अपील का पूरा बन जाता है, तो जब पूरा लिखिएगा तो 132, 133, 134, 136 चारों लिखना पड़ेगा, कभी काल बन जाता है। देखिए 134 क्रिमिनल मामलों में अपील, पहले डायरेक्ट पढ़ा लिया जाए तब CRPC तब और चला जाए। आपराधिक मामलों में जहाँ तक अपील का प्रश्न है, आपका फिर बता दिया जाए। आपराधिक मामलों में आपका मैंने पहले यानी कि स्वतंत्रता के कुछ समय बाद तक जो सर्वोच्च अपीलीय अदालत थी, चाहे सिविल मामला या राजस्व मामला या क्रिमिनल मामला, वह इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल थी। कौन न्यायालय था वहाँ? इंग्लैंड का प्रीवी काउंसिल, पीसी कहा जाता है, वहाँ अपील जाती थी। और आज भी प्रीवी काउंसिल के निर्णय सुसंगत हैं, और सुसंगत ही नहीं है, आज भी मान्य है, चल भी रहे। एक उदाहरण कम से कम वहाँ बता दिया जब पुराना, तब नया पर आ गया। जैसे कि IPC की धारा 34 आपको अभी पढ़ाना है। 34 में कॉमन इंटेंशन यानी कि सामान्य आशय, तो सामान्य आशय की जो परिभाषा महबूब शाह वर्सेस इम्परट के केस में आपका प्रीवी काउंसिल ने बता दिया और बालेन्द्र कुमार घोष ने बता दिया, आज भी वही परिभाषा चल रही है। यानी कि आज भी जो परिभाषा चल रही है, वही परिभाषा चल रही है जो 2 केसों में बताया गया। आपका पूछा क्या जाता है, आज से मैं पढ़ाना बाकी है, 149 के साथ पढ़ा जाएगा कि कॉमन इंटेंशन को किस केस में प्रीवी काउंसिल ने परिभाषित किया, तो बालेन्द्र कुमार घोष न मार दीजिएगा। कौन मारेंगे? महबूब शाह। और फिर दूसरा क्वेश्चन, कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन यानी कि सामान्य आशय और समान आशय में अंतर किस केस में बताया गया, तो महबूब शाह। और फिर यूपी में पूछा गया था जे में इंडस वैली के सिंधु नदी का आवाज किसे कहा जाता है, तो महबूब शाह। तो बताया जाएगा। यानी बताने का मतलब ये रहा कि उस समय आपका सर्वोच्च अपीलीय अदालत क्रिमिनल मामलों में कौन थी? प्रीवी काउंसिल। वहाँ जो इंग्लैंड में फैसले दिए जाते थे वो भारत में मान्य होते थे, लेकिन वर्तमान समय में हमारा उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च क्रिमिनल अपील का न्यायालय। अब प्रीवी काउंसिल नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? उच्चतम न्यायालय। आपराधिक मामलों में जहां तक अपील का प्रश्न है, अनुच्छेद 134 पूर्ण नहीं। अन्य कानूनों में भी उपाय है, लेकिन सबसे पहले संविधान देखिए, तब अन्य उपाय हम देखते हैं। उसके बाद CRPC में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम पहले क्या देखते हैं? संविधान का बेहद
मुख्य रूप से बेरेंट पकड़िए जो शब्द है। देखिए भाई 134 देखिए एक बार, तार्किक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकार, क्रिमिनल मामलों। पहला खंड देखिए, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दांडी कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडा, यानी कि एक पॉइंट यहाँ मिस कर गया और वह आपको समझना पड़ेगा। क्या नहीं है, 132 और 133 में 3 शब्द आते थे। कौन कौन? निर्णय, बिक्री और अंतिम आदेश। और 134 में एक शब्द गायब हो गया और उसकी जगह पर नया शब्द आ गया। कौन गायब हो गया? डिक्री। क्यों गायब कर दी गई? क्योंकि डिक्री सदैव सिविल मामलों में दी जाती है, क्रिमिनल में नहीं। क्रिमिनल में डिक्री नहीं, किसमें? सिविल में। भाई ये कौन हम पढ़ा रहे हैं? सिविल नहीं पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं? आपका क्रिमिनल। तो क्रिमिनल में निर्णय आता है, आपका अंतिम आदेश आता है और दंडादेश यानी कि दंड, पनिशमेंट दिया जाता है। इसलिए आपका डिक्री को हटाकर कौन शब्द रख दिया गया? दंडा। कम से कम ये सब पकड़ है शब्दों को। देखिए, दंडादेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि, देखिए, यानी कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय या अंतिम आदेश या किसी दंडादेश की अपील उच्चतम न्यायालय में कब होगी? ये संविधान में आपका कह सकते हैं कि 3 पॉइंट बताए। तीनों को अलग अलग करके पढ़ना है, टेक्निकल क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं वो देखना है। ध्यान से समझिए। देखिए इस्माले हम बता रहे हैं भाई, इस्माले यानी कि आपका अनुच्छेद 134 1 का कौन सा खंड बताया जा रहा है? इस्माले। अच्छे से देखिए, उस उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति की दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया है और उसे मृत्यु दंड दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि निचले न्यायालय अभियुक्त को आपका एक्विटल कर दिया था। एक्विटल यानी कि बाइज्जत बरी कर दिया। बाइज्जत बरी का मतलब क्या कर दिया था? निचले न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया। दोष मुक्त माने बाइज्जत बरी कर दिया। और हाई कोर्ट में क्या हुई? अपील हुई। और हाई कोर्ट ने अपील में क्या किया भाई? ये दोष मुक्ति के जजमेंट को ही क्या किया? उलट दिया, साइड कर दिया, पास कर दिया। और कौन सा अभियुक्त को दंड दे दिया है? मृत्यु दंड यानी कि फांसी की सजा। याद रखिए। अब ये फिर एक बार याद रखिए, आपका यही फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, कठिन है भाई, संविधान है ये, कठिन कठिन प्रावधान है। टेक्निकल क्वेश्चन जानिए, तो मैं बिहार है कोई भरोसा नहीं, कहीं भी आपका IAS में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, एक शब्द पर अंतर आ जाएगा। मैं बताऊँ, देखिए मैं सब बताया। फिर एक बात समझिए, यदि निचले न्यायालय ने किसी अभियुक्त को एक्विटल कर दिया हो, अर्थात दोष मुक्त कर दिया हो, अर्थात बाइज्जत बरी कर दिया, और उस बाइज्जत बरी के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की गई हो, इसको कहते हैं दोष मुक्ति से अपील। हम आगे बताएंगे। दोष मुक्ति से अपील की गई हो और उच्चतम न्यायालय ने अपील में निचले न्यायालय के निर्णय को उलट दिया और उसे डिसाइड कर दिया, अर्थात अपास कर दिया, और अपास करके कौन सी सजा सुना दी? डेथ सेंटेंस यानी कि मृत्यु दंड। तो हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, दिमाग में बैठाना। पहले पॉइंट में हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। अभियुक्त कहाँ अपील कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। इस अनुच्छेद के तहत 134 के।
यही आपका पूछा जाता है। क्या इस मामले में जो हमने अभी बताया हाई कोर्ट द्वारा प्रमाण पत्र की आवश्यकता है कि नहीं? नहीं है, याद रखिए, पूछा जाता है भाई आईएएस में। फिर एक बार याद रखिए, इस मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती तो हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता एक लाइन याद। दूसरा देखिए, उस उच्च न्यायालय ने अपने प्राधिकार के अधीनस्थ किसी न्यायालय से किसी मामले को विचारण के लिए अपने पास मंगा लिया। इसको देख के भाई जो सीआरपीसी ना जानता होगा उसके बस की बात तो भाई समस्या है। यानी कि जो सीआरपीसी से बिल्कुल अनजान होगा अब उसके लिए रट्टू तोता बनना उसका भी उपाय है कि रट्टू तोता बन जाइए। यानी कि हाई कोर्ट ने क्या किया, निचले हाई कोर्ट के किसी अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई मामला चल रहा था और निचले न्यायालय से हाई कोर्ट ने उस मामले को अपने क्या किया है, पास मंगवा लिया और हाई कोर्ट ने स्वयं उसका क्या किया है, विचारण कर लिया और विचारण करके अभियुक्त को क्या दे दिया, सजा। कौन सी सजा दिया, अब देखिए आगे। हाँ, मामले को विचारण के लिए अपने पास मंगा लिया और ऐसे विचारण में अभियुक्त व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराया और उसको मृत्यु दंडादेश दिया। यानी कि अभियुक्त को दोष सिद्ध ठहराया, बाइज्जत बरी नहीं, और कौन सी सजा दे दिया अभियुक्त को, मृत्यु दंड। तो ऐसी दशा में हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। बिना प्रमाण पत्र के एक्यूज या अभियुक्त कहाँ अपील कर सकता है, सुप्रीम। ये दोनों मामलों में अब आपको थोड़ा बहुत जाना पड़ेगा सीआरपीसी में। सीआरपीसी में आपका जो प्रावधान पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है आईएएस सीआरपीसी में। पुराने लोग की यही परीक्षा है, जो लोग भाई हमारे पीओ ये दे रहे हैं, यही परीक्षा का घड़ी है। यानी कि जो पूछा जा रहा है बताएं। अब पहला क्वेश्चन कि क्या हाई कोर्ट को पावर है कि वह अपने सबऑर्डिनेट किसी कोर्ट से कोई मामला अपने पास मंगा ले? तो सीआरपीसी में किस धारा में है भाई, सेक्शन तो होना चाहिए। तो मामलों का अंतरण एक न्यायालय से देखते 400 देखा जब वैसे मैं बता दूं आपका अनुच्छेद निश्चित है 228, इसमें मंगा लेता है कोई मामला। अनुच्छेद 228 है, इसमें शक नहीं है, लेकिन सेशन विचारण में आएगा नहीं, ये संविधान का अनुच्छेद बताया जा रहा है। अभी हम बता रहे हैं, एक सेकंड में देखना पड़ेगा। 406 407 नहीं, 407 में ये देखना है कि क्या अपने पास वो मंगा सकता है, लिखा गया है, सही बता रहा है। एक बार मैं देख लिया तब, क्योंकि काफी इधर टेक्निकल क्वेश्चन आए। हाँ है भाई, अंतिम आपका इसमें है आपका 1 में ये आपका देखिए भाई, आपका सीआरपीसी की धारा 407, सीआरपीसी की धारा 407 इसमें लिखा था नहीं, तो आपका रिट आदेश से मंगा सकता है, रिट जारी करने का आदेश दे सकता है। रिट तो भाई रिट कहाँ जारी करता है, आदेश देकर मंगा, आदेश भी तो दे सकता है, रिट के अलावा निर्देश दे सकता है। तो आप कुछ देखिए, अनुच्छेद 228 में मामलों का अंतर। एक बार देखिए, यहाँ दो चीजें देखिए तब इसको बताते हैं। अब आपका मिल गया है
संविधान के अनुच्छेद 228 में ये हाई कोर्ट को पावर है कि वह अपने अधिकारिता के अधीन आने वाले एक न्यायालय से कोई मामला चाहे सिविल हो क्रिमिनल दूसरे न्यायालय को ट्रांसफर कर दे दूसरे जिले में या अपने पास मंगा। ये संविधान भी उच्च न्यायालय को शक्ति देता है चाहे सिविल मामला हो या क्रिमिनल। ये याद रखिए किस अनुच्छेद में संविधान के 228। लेकिन सीआरपीसी की धारा 407 में भी स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि अगर न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए माने अन्याय न हो हाई कोर्ट चाहे तो अपने अधीनस्थ किसी भी क्रिमिनल कोर्ट से ट्रांसफर भी कर सकता है और मामला अपने पास या कर सकता है मंगा सकता है और मंगा के अब मंगा सकता है। तो सेक्शन कौन सा इसमें कहीं लिख लीजिए इसमें कौन सी सीआरपीसी की धारा क्रिएट करेंगे 407। अब हाई कोर्ट मंगा लिया तो अब सीआरपीसी में ज्यादा तो नहीं लेकिन 3-4 प्रावधान देखने पड़ेंगे। हाई कोर्ट क्या विचारण कर सकता है नहीं क्योंकि संविधान ने तो लिखा कि स्वयं विचारण किया हो। हाई कोर्ट विचारण कर सकता है नहीं विचारण करेगा तो प्रक्रिया क्या अपनाएगा प्रक्रिया अपनाएगा तो क्या दंड दे सकता है कि नहीं दंड दे सकता है कि नहीं और क्या यह ट्रायल कोर्ट या विचारण न्यायालय है कि नहीं। तो आपका विचारण न्यायालय है लेकिन संविधान के तहत है सीआरपीसी के तहत तो आपका उल्लेख नहीं है लेकिन संविधान के तहत गलत बात है। लेकिन इन 3 पॉइंटों पर अच्छे से पुराने लोग तैयार रखिएगा। पिछली बार यूपीजे में इसके पहले वाले में पूछा गया कि उच्च न्यायालय द्वारा विचारण की प्रक्रिया कहाँ दी गई तो सीआरपीसी की धारा 474 याद करना पड़ेगा यानी कि सीआरपीसी की धारा कौन सा ये पिछली बार यूपीजे में आ चुका है। उच्च न्यायालय सामान्यतः ट्रायल नहीं करता लेकिन अगर करता है तो सीआरपीसी की धारा आपका 474 पूछा जा चुका गलत ना हो ये बताती है कि उच्च न्यायालय वह प्रक्रिया अपनाएगा जो कोर्ट ऑफ सेशन अपनाता है यानी कि जो कौन अपनाता है सत्र न्यायालय। तो सत्र न्यायालय की प्रक्रिया तुरंत अब सीआरपीसी में जानी पड़ेगी। कहां से कहां तक दिया गया है 225 से लेकर कहां तक सीआरपीसी में 237 ये प्रक्रिया अपनाएगा और दंड कितना हाई कोर्ट दे सकता है तो सीआरपीसी की एक और धारा कौन सी पढ़नी पड़ेगी 28। तो विधि द्वारा विहित कोई भी दंडादेश दे सकता है यहाँ तक कि फांसी की सजा भी दे सकता है। तो अब पूरा संविधान पर अब देखिए तो शॉर्टकट में भाई कैसे मंगाता है ये बताया गया। अगर उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय में कोई क्रिमिनल मामला चल रहा और सीआरपीसी की धारा 407 का सहारा लेकर हाई कोर्ट ने अपने पास निचले न्यायालय से मामला क्या किया मंगा लिया स्वयं ही ट्रायल किया तो ट्रायल का मैं सीआरपीसी में बता दिया हाई कोर्ट कौन प्रक्रिया अपनाएगा जो कौन अपनाता है कोर्ट ऑफ सेशन। और ट्रायल करने के बाद हाई कोर्ट ने कौन सी सजा अभियुक्त को दे दी डेथ सेंटेंस यानी कि मृत्यु। तो भले हाई कोर्ट वह प्रमाण पत्र न दे कि आप जाइए अभियुक्त को प्रमाण पत्र न दे कि सुप्रीम कोर्ट में जाइए बिना प्रमाण पत्र दिए अभियुक्त कहाँ जाएगा अपील में सुप्रीम। अब किसी को भाई ना समझ में आए तो बताइए तब फिर दोबारा बताया जाए क्योंकि भाई देखिए सामान्य वे में तो कोई पढ़ा सकता है टेक्निकल क्वेश्चन तो है ही। अब जब तक आज के युग में टेक्निकल नहीं जानेंगे तब तक भाई कंपटीशन फाइट करना मुश्किल है। तमाम लोग मेहनत कर रहे हैं आप इसीलिए आ रहे हैं कि उन लोगों से 2 पॉइंट हम क्या जानेंगे आगे नहीं तो घर पर ही पढ़ सकते हैं क्या दिक्कत है भाई यही इसीलिए तो आ रहे हैं
तो तमाम लोग घर पर पढ़ रहे हैं। देखिए आपका ये आपको याद रखना है। तीसरा खंड देखा जाए भाई, वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134A के अधीन प्रमाणित कर देता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य है। अब यही आपको सतर्क रहना है। जो ऊपर हमने 2 प्रावधान बताए उसमें हाई कोर्ट द्वारा प्रमाण दिए बिना ही या बिना प्रमाण के ही क्या होगी हम सुप्रीम कोर्ट में अपील। अब तीसरा ये कह रहा है पॉइंट कि कोई और भी मामला हो सकता है जिसमें कि उच्च न्यायालय ये प्रमाण पत्र दे दे कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ये उच्च न्यायालय का विवेकाधिकार है। चाहे 1 दिन का दंड हो, 2 दिन का दंड हो, केवल जुर्माना हो, 10 साल की सजा हो, 5 साल की सजा हो, हाई कोर्ट क्या दे दे, प्रमाण पत्र आपको अभियुक्त को दे दे कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तब भी अभियुक्त सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता है, यानी कि 2 प्रावधान में प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं। और तीसरा जो है कोई लिखा नहीं गया है कि कितना दंड, सभी जिसमें कि हाई कोर्ट उचित समझे प्रमाण पत्र दे दे। दंड की कोई मात्रा नहीं दी गई है। आप कहाँ जा सकते हैं, अभियुक्त कहाँ अपील कर सकता है, सुप्रीम। मतलब सर मृत्यु दंड के अलावा कोई भी दंड हो? क्या मृत्यु दंड के अलावा कोई भी दंड हो? हाँ, मृत्यु दंड में तो ऐसे ही जा सकते हैं। इसके अलावा और कोई दंड? मृत्यु दंड में तो बिना प्रमाण पत्र के जाओ, कोई भी दंड, चाहे जुर्माना ही हो चाहे कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं। बस हाई कोर्ट क्या दे दे, प्रमाण पत्र। भाई हाई कोर्ट प्रमाण पत्र दे दे तब आप जा सकते हैं। किसी को अपील के बिना प्रमाण पत्र के अपील भी कर सकते हैं। पूछ सकता है कि क्या बिना प्रमाण पत्र के अपील हो सकते हैं, तो ऊपर 2 मामले जो 2 हमने बताए। और अन्य में आप 132 133 देख रहे हैं, 134 1 देख रहे हैं, जिसमें कि किसकी आवश्यकता है, हाई कोर्ट द्वारा प्रमाण। ये पूछ सकता है मैडम कि कब उच्चतम न्यायालय में हाई कोर्ट द्वारा प्रमाण पत्र दिए बिना भी अपील की जा सकती है। और यही तीनों ऑप्शन दे देगा, चौथा देगा उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ना मारिए, आपका जो हमने पहला बताया और दूसरा बताया, केवल 2 ही तरीके हैं जहाँ की बिना प्रमाण पत्र के कहाँ जा सकता है अभियुक्त अपील में, सुप्रीम। देखिए अभियुक्त का अधिकार भी है, थोड़ा लास्ट में मैं बता दूं कि अधिकार भी। अभियुक्त को अधिकार है कि सरकार बताए कि तुम अपील करने के क्या हो, हकदार हो। अपील करना चाहता है तो सरकार पैसा दे, वकील करे उसके लिए, उसकी ओर से वकील नियुक्त होगा, सरकार पैसा देगी, वह वकील सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगा। ऐसे नहीं, यानी कि अभियुक्त को अपील का पूरा मौका दिया जाए। एक उदाहरण बता दें आपका, जैसे निर्भया कांड में AP सिंह जो थे आपका, खूब उल्टा सीधा बोलते थे, खूब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अंत तक दौड़े, रात में भी दौड़े, लेकिन अलग बात में बचा नहीं पाए। आपको सोचना चाहिए कितना दौड़ क्यों रहा है, क्योंकि सरकार सबके लिए क्या दे रही है, ऐसा निःशुल्क दीक्षा, लीगल एड के तहत इनको पैसा भी खूब मिला होगा और पॉपुलर भी। हाँ, अपील के अधिकार को न बताना ये सरकार की कमजोरी जरूर मानी जाती है। इस पर आप अफजल गुरु का केस ले सकते हैं, जो कुछ लोग जेएनयू इतिहास में नारे लगाते हैं, कुछ लोग अफजल अक्सर जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये नारा ऐसे ही नहीं लगाया जाता। एक विधिक गलती जरूर सरकार की ओर से हुई, जो वह क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर सकता था और सरकार ने उसे बताया नहीं। ठीक है, वो नहीं कानून में हो गया काम अपना, लेकिन एक गलती जरूर हुई। अनुच्छेद 142 के तहत वह तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट जा सकता था और सुप्रीम कोर्ट से कह सकता था कि आप अपने निर्णय पर तीसरी बार पुनर्विचार करके फैसला। उसके
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सतर्क हो गया, मैं बता रहा हूँ, आरोप लगने लगे न्यायाधीशों को, लोग भाई आपका विद्वान भी कुछ आलोचना किए। उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट रात में सुनवाई करता है ताकि आरोप न लगे कि हमने क्यूरेटिव पिटीशन स्वीकार किया। यानी कि रात में बैठ जाता है, चाहे गया कांड हो, कोई भी कांड हो, देखिए रात में बैठकर 3-4 बजे तक क्या होती है, ताकि सुप्रीम कोर्ट पर कोई आक्षेप न करे। यानी कि अभियुक्त को अंतिम समय तक बचाव का मौका दिया जाना चाहिए। ये क्रिमिनल मामलों का क्या सिद्धांत है। कल आपका अनुच्छेद 134 को देख किया जाएगा सीआरपीसी और अन्य कानून। मेंस के लिए बेस तैयार रखिएगा, मेंस में भी आ सकता है भाई। कल क्लास होगा आपका आपका कॉन्ट्रैक्ट से किस तरह इसे देखिए, ये तो क्लास में तो रहेगा, ये सब्जेक्ट और लगेगा, आगे दिसंबर के बाद चार कामलान वाला क्लास एक को साथ में वीडियो तो अपना अपना और नंबर हमारे व्हाट्सएप पर भेज नहीं जो आप बता दें ना, हजारों में तो आप ऐसा करेंगे कि अपना मोबाइल नंबर हो वेब में डालेंगे, हाँ तो तक
मॉडल लेते जाइए हमारे यहाँ से कल ले लीजिएगा रखा है ऐसे ही लेकर हाँ चलिए भेज दीजिएगा हाँ वो नाम लिखे हो गए मोबाइल नंबर ठीक ठीक हम देख लेंगे कुछ नहीं हमारा काम बता देगा रात में जो दिया जाएगा ना चलेगा तब हाँ ये से चलता है 3 बजे बिहार में बात चलेगा अभी लगते हैं यहाँ जगह थोड़ा आपने 40 के बाद नहीं दिए सब कार्ड ये सवाल पढ़ाते हैं सर हाँ इसके बाद आप नहीं लिखेंगे खास उनसे सुनी को और उसके बाद लिखेंगे और हो जाएगा सही बता ये है जितना टेक्निकल बताया जाएगा पढ़ना आपको पड़ेगा नहीं तो एग्जाम बता दे रहे हैं कि मैं इंटरव्यू देने वाले बैठे हैं बिहार में तो 500 लोग इंटरव्यू दिए हवा नहीं लग रही है कितना लग रहा है हाँ भाई और ना समझ में आया पूछिए क्लास में दोबारा बताएं लेकिन भाई लेक्चर सुनिए लेक्चर के बाहर आपका नहीं है आज तक कितना समय में 3 घंटे लेकिन कौन है वो देखना आप बताओ ये वाला निकाल दे इसको निकाल के देखोगे इसको निकाल के दिखाओगे आप देख के दिमाग से सबकी आप इसका नहीं आप नहीं दे पाएंगे